Assalamualaikum. How are you, students? I hope you are happy, healthy, and secure. Our today's lecture is about the solution of quadratic equation, that how to solve the quadratic equation and what are the methods used for the solution of these equations. But before taking start, it is necessary for us to understand the meaning and concept of the word solution. That what is the solution of a quadratic equation? So it is defined as all those values of variable for which the given equation is true or satisfied are called solutions of that equation. The solutions are also called the roots of the equation. यानी किसी भी इक्वेशन में इस्तेमाल होने वाले वेरिएबल के वो वैल्यूज़ जिसके लिए वो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए या ट्रू हो जाए, मतलब कि इस इक्वेशन के दोनों साइड एक दूसरे के बराबर हो जाए, इसको हम इन वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन के रूट्स कहते हैं। और इसको हम सॉल्यूशन भी कहते हैं और रूट्स भी कहते हैं, यानी अल्टरनेटिवली हम इन दोनों टर्म्स को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल हमने ले लिया है 2x = 6। ये एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। अब इस लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास निकलेगा 3। किस तरह के हम 2 को बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो इससे आ जाएगा 2 कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर इस तरह, और यहाँ पर भी इस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 2 1 और 2 3। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारे पास निकलेगा 3। सो अगर 3 को हम इस इक्वेशन में दोबारा सब्स्टिट्यूट करें, यानी यहाँ पर x की जगह हम 3 पुट करें, 2 into x है यहाँ पर, तो x की जगह हमने 3 पुट किया तो ये हो गया 2 into 3, और इसका जो राइट साइड है वो 6 का बराबर है, तो ये लेफ्ट वाला साइड जो है ये भी 6 का बराबर हो जाएगा। 2 3 are 6। सो बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन आर become equal and hence the equation is satisfied for its solution or roots, that is 3. So it is called the solution or root of this equation. अब यहाँ पर बुक में एक और एग्जांपल मौजूद है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने ले लिया है x² - 9 = 0, और ये इक्वेशन ट्रू है या सेटिस्फाइड है ओनली 2 वैल्यूज़ के लिए। x की 2 वैल्यूज़ के लिए इक्वेशन ट्रू है, इन 2 वैल्यूज़ के अलावा किसी भी वैल्यू के लिए इक्वेशन ट्रू नहीं है। ठीक है, तो वो 2 वैल्यू कौन से हैं? एक x = 3 के लिए, यानी अगर हम यहाँ पर x² की जगह x² में x की जगह हम अगर 3 पुट करेंगे तो इससे आ जाएगा 9। x² की जगह हमने x की जगह हमने 3 पुट किया तो x² हो जाएगा 3², और 3² = 9। सो 9 - 9 = 0। सो दोनों साइड इस इक्वेशन के ट्रू आ जाएंगे। किस वैल्यू के लिए? x = 3 के लिए। और इसी तरह अगर हम यहाँ पर x = -3 भी पुट करते हैं तो -3² = 9 and 9 - 9 is again 0. So this equation is satisfied only for 2 values of x, that are 3 and -3. So हमारे पास x = 3 and x = -3 इस इक्वेशन के, यानी x² - 9 = 0 इस इक्वेशन के रूट्स या सॉल्यूशन है। ठीक है, अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यानी इसकी रूट्स बेसिकली हम निकालते हैं। तो इन रूट्स के निकालने का तरीका क्या है और हम कैसे ये रूट्स मालूम करेंगे। ठीक है, अब हम ये
पढ़ें। आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम 3 तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं, यानी सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा टॉपिक है। ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड बाय द फॉलोइंग 3 मेथड्स। हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इन मंदरजा झील 3 तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नंबर फर्स्ट है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम फैक्टराइज करते हैं, इसके फैक्टर निकालते हैं और फिर इन्हीं फैक्टर्स के मदद से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम इनको एक एक करके तफसील से पढ़ेंगे। दूसरा मेथड है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसमें हम किसी भी क्वाड्रेटिक फार्मूले या इक्वेशन में हम क्या करते हैं, इसमें हम a प्लस बी होल स्क्वायर वाला जो फार्मूला है वो सेट करते हैं और फिर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यानी किसी भी इक्वेशन को हम इस स्क्वायर वाले फार्मूले की तरफ ले आते हैं, इसको सेट करते हैं और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। और इसी तरह हमारे पास है तीसरा तरीका है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक फार्मूला यूज होता है जिसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। इस फार्मूले में हम इस इक्वेशन से वैल्यूज निकाल कर इक्वेशन के जो ए बी सी जो कांस्टेंट है, जो कोएफिशिएंट्स है, इनके वैल्यूज हम इसमें पुट करते हैं और फिर हमारे पास कैलकुलेशन के बाद हम रूट्स निकालते हैं, ठीक है। तो ये तीनों तरीके हम तफसील से एक एक करके पढ़ेंगे, इस पर क्वेश्चन भी करेंगे, एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो अब आइए पहले तरीके की तरफ, यानी सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। सबसे पहले हम इस तरीके को, यानी सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन को जनरली अंडरस्टैंड करते हैं। इसके बाद हम इस पर स्पेसिफिक एग्जांपल्स और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेकिन मैं स्टूडेंट की आसानी के लिए और बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस मेथड में इक्वेशंस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ। एक कैटेगरी हमारे पास वो है जिसमें ये क्वाड्रेटिक टर्म का जो कोएफिशिएंट है यानी a, ये 1 का बराबर हो, यानी ये 1 हो। और दूसरा कैटेगरी वो है कि जिसमें ये a जो है ये 1 का बराबर नहीं हो, यानी 1 के अलावा 1 और 0 के अलावा, 0 तो हो नहीं सकता, फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। लेकिन 1 के अलावा कोई और नंबर हो, यानी 2 हो, 3 हो या -2, -3 एटसेट्रा, तो इनको मैं एक और कैटेगरी में डालता हूँ, क्योंकि इससे स्टूडेंट बेहतर तरीके से इसको समझ सकेगा, ठीक है। लिहाजा मैं फर्स्ट कैटेगरी की तरफ आता हूँ। तो फर्स्ट कैटेगरी को जनरलाइज्ड हम इस तरह करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी मीन्स कि यहाँ पर जो ए है ये ए 1 के बराबर हम एज्यूम या सपोज करते हैं। लेट सपोज ये ए इज इक्वल टू 1 हो गया, तो यहाँ पर जो ए है वो 1 है और 1 हम कोएफिशिएंट में नहीं लिखते, तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाए। तो इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन के जरिए हम इस इक्वेशन को इस तरह सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर ये जो कांस्टेंट टर्म यानी सी है, इस सी के हम फैक्टर बनाएंगे, ठीक है। इसके हम फैक्टर बनाएंगे, यानी सी को इसके फैक्टर्स यानी m मल्टीप्लाइड बाय n के फॉर्म में लिखेंगे। लेट सपोज ये m और n इसके फैक्टर्स हैं। अब इन फैक्टर्स में हम ऐसे फैक्टर तलाश करेंगे कि यानी ये तो इसके फैक्टर है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट जो है ये सी का बराबर।
तो इनके प्रोडक्ट से ये सी तो आएगा, लेकिन इनमें हम ऐसे फैक्टर तलाश करेंगे कि इन फैक्टर्स के सम से यानी एडिशन से यहाँ पर ये जो बी है ये भी आ जाए। ठीक है, मीन्स के m प्लस n ये किस चीज़ के बराबर हो जाए, ये b के बराबर हो जाए। अब हम इस c के इन फैक्टर के दरमियान ऐसे फैक्टर अगर हमको मिल जाएंगे तो यहाँ पर ये जो b है, यहाँ पर इस b को हम m प्लस n में इनके फॉर्म में लिखेंगे। तो ये इक्वेशन इस तरह हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस b की जगह हम m प्लस n लिखेंगे। ठीक है, और x अपनी जगह प्लस c इज इक्वल टू 0। इक्वेशन इस तरह हो गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन इस तरह हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स, ये x दोनों के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, प्लस एन एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस तरह हो जाएगा। यहाँ से हम अब कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यानी जो चीज़ इन टर्म्स के दरमियान कॉमन हो उसको हम बाहर निकालेंगे। तो यहाँ से यहाँ भी x कॉमन, x मौजूद है, यहाँ भी x मौजूद है, तो इन दोनों टर्म्स में x कॉमन है, तो x को हम बाहर निकालते हैं। x बाहर निकाल दिया तो यहाँ पर एक x रह गया और यहाँ पर m रह गया, प्लस यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर आप देख लीजिए कि हम इस c को m और n के फॉर्म में यानी इनके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा m मल्टीप्लाइड बाय n, इस तरह हो जाएगा। तो अब इन दोनों टर्म्स में n कॉमन है, यह भी n है और यह भी n है, तो हम n को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर x और प्लस m रह जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को देखो, इस एक्सप्रेशन को या इस इक्वेशन को, इसमें दो टर्म बाकी रह गए, यानी 4 टर्म से 2 टर्म्स बन गए। अब एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। इन दोनों टर्म्स में x प्लस m यहाँ भी है और x प्लस m यहाँ भी है, तो ये इन दोनों टर्म में कॉमन है। इसको इन दोनों टर्म से हम बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस m, बाहर निकल गया तो यहाँ पर रह जाएगा x प्लस, यहाँ से x प्लस m बाहर हो गया तो यहाँ पर सिर्फ x रह गया, यहाँ से x प्लस m बाहर निकल गया तो यहाँ पर सिर्फ n रह गया। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये इस तरह हो गया, यानी इससे प्रोडक्ट बन गया। अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 के बराबर है। P और Q का जो प्रोडक्ट है वो 0 का बराबर है। तो ये तब 0 का बराबर होगा जब या तो हमारे पास P 0 के बराबर होगा, P 0 के बराबर होगा, या Q 0 के बराबर होगा। तो ये प्रोडक्ट या दोनों 0 के बराबर हो जाएंगे, तो ये प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कंडीशन लगा लेते हैं कि x प्लस m और x प्लस n का प्रोडक्ट जो है वो 0 का बराबर है। तो या तो यहाँ पर x प्लस m 0 का बराबर है इसलिए ये प्रोडक्ट 0 गया, या x प्लस n 0 का बराबर है इसलिए ये प्रोडक्ट 0 का बराबर हो गया। ठीक है, तो हम कंडीशन इसको एक्सपेंड करते हैं और ये कंडीशन इन दोनों पर अलग अलग लगाते हैं। इसका मतलब ये है कि x प्लस m इज इक्वल टू 0, और या ये 0 है और या ये दूसरा 0 है, x प्लस n 0 है। ठीक है, अब अगर हमारे पास x प्लस m 0 है, x प्लस m 0 है, तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू माइनस m होगी। यहाँ पर अगर हम माइनस m लगा लेते हैं तो माइनस m प्लस m ये 0 जाएगा और ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू, एक वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस m, और अगर x प्लस n 0 के बराबर है, x प्लस n 0 के बराबर है, तो ये तब 0 के बराबर होगा अगर हम x की जगह माइनस n लगा लेते हैं, माइनस n
लगा लेते हैं तो यह तब ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगा। अब हम ये एग्ज़ाम्पल मैंने ले लिया, ये फर्स्ट कैटेगरी से रिलेटेड एग्ज़ाम्पल है जिसमें यहाँ पर जो ए है इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब हम इस एग्ज़ाम्पल को सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड मैंने कहा था कि यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म होता है इस टर्म के हम फैक्टर्स बना लेते हैं। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, ये 10 है, 10। तो हम 10 के फैक्टर्स बनाएंगे। तो 10 के फैक्टर्स इस तरह है, 1 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 10। इस तरह 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 10। इस तरह -2 मल्टीप्लाइड बाय -5 इज इक्वल टू 10। और सिमिलरली -1 मल्टीप्लाइड बाय -10 इज इक्वल टू 10। ये मैंने 10 के फैक्टर्स बना लिए। अब इन फैक्टर्स में से हम वो 2 फैक्टर सेलेक्ट करेंगे जिसके एडिशन से यानी जिसकी सम से ये 7 आ जाए। लीनियर टर्म का जो कोएफिशिएंट है जिसकी सम से ये आ जाए, ठीक है। तो इनमें 1 और 10 को अगर हम ऐड करते हैं तो इससे 11 बन जाएगा। इस तरह 2 और 5 जब हम ऐड करते हैं इन फैक्टर के में से तो इनसे क्या आता है, इनसे आता है 7 यानी 2 प्लस 5 से आता है 7। तो हमारे जो रिक्वायर्ड फैक्टर थे वो कौन से हैं, वो है 2 और 5। तो यहाँ पर 7 को हम इस फॉर्म में लिखेंगे यानी 2 और 5 के सम के फॉर्म में लिखेंगे। तो इस तरह हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वेयर प्लस 7 की जगह हम लिखेंगे 2 प्लस 5 इनटू एक्स अपनी जगह प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर ये 10 हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2x, ये एक्स दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 5x और यहाँ पर क्या है 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 है इज इक्वल टू 0। ये 10 को मैंने इन 2 फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा, जिस तरह मैंने जनरलाइज्ड फॉर्म में m और n के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा था। अब इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन है, हमारे पास कॉमन है x। यहाँ 2x है, एक्स स्क्वेयर है, तो एक्स स्क्वेयर हम इस तरह लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई एक्स। तो ये 2x है, तो इनसे मैं एक x बाहर निकालूंगा। और यहाँ पर 2x है तो 2 के साथ भी x मल्टीप्लाइड है, तो इन 2 टर्म से हम x निकालेंगे, x कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर एक x रह जाएगा और यहाँ पर +2 रह जाएगा, ठीक है। अब इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन है, तो इन 2 टर्म में 5 कॉमन है, 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है। तो हम इन दोनों टर्म से 5 बाहर निकालेंगे या कॉमन लेंगे, ठीक है। 5 कॉमन लिया तो यहाँ पर x रह गया और यहाँ पर क्या रह गया, यहाँ पर 2 रह गया इज इक्वल टू 0। अब अगेन वही चीज़ आ गई कि इन 2 टर्म्स में अब ये एक टर्म ये है और दूसरा ये है। इन 2 टर्म में क्या कॉमन है, इसमें x प्लस 2 जो है ये इधर भी है और इधर भी है, तो ये इन दोनों में कॉमन है। इसको हम निकाल बाहर करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस 2। x प्लस 2 मैंने इस टर्म से और इस टर्म से कॉमन ले लिया, तो यहाँ से x प्लस 2 कॉमन लिया तो यहाँ x रह गया और यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ पर +5 रह गया इज इक्वल टू 0। अब
नंबर्स की या दो एक्सप्रेशन की प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो की बराबर है, प्रोडक्ट ज़ीरो है, तो इन एक्सप्रेशन में से या एक एक्सप्रेशन ज़ीरो का बराबर होगा या दूसरा। ठीक है, तो अब हम वही कंडीशन अप्लाई करते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस आर नंबर्स is equal to 0, then this implies that either one is equal to 0 or another is equal to 0. So here x plus 2 is equal to 0 or x plus 5 is equal to 0. ठीक है, अब अगर x plus 2 is equal to 0 यानी x plus 2 0 है तो x की जगह क्या आ जाएगा, हम x की वैल्यू बेसिकली मालूम करते हैं, तो यहाँ से ये x के साथ जो 2 ऐड है इसको हम एक्सप्रेशन की दूसरी साइड, इक्वेशन की दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे, तो इससे -2 बन जाएगा। या इस तरह करते हैं कि दोनों साइड हम -2 को ऐड करते हैं, ठीक है, या 2 को माइनस करते हैं इस 2 को ख़त्म करने के लिए। तो इस तरह हो जाएगा x plus 2 minus 2 इज इक्वल टू 0 -2, दोनों तरफ से 2 को माइनस किया, तो यहाँ पर +2 और -2 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ x रह गया और यहाँ पर 0 -2 से आ जाएगा -2। तो x की एक वैल्यू हमारे पास आ गई, x इज इक्वल टू -2। अब यहाँ पर अगर x प्लस 5 0 के बराबर है तो यहाँ पर x की वैल्यू -5 होगी, यानी -5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तब ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो सकता है। ठीक है, या अगर हम x की वैल्यू मालूम करते हैं तो इस -5 को इक्वेशन के उस तरफ शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x, या दोनों तरफ से 5 को माइनस करते हैं, तो ये इस तरह करते हैं x प्लस 5 -5 इज इक्वल टू 0 -5 हो, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ x रह जाएगा और यहाँ पर -5 रह जाएगा। तो अब हमने x की दो वैल्यूज़ फाइंड किए हैं, x का एक वैल्यू -2 है, x इज इक्वल टू -2, और दूसरी वैल्यू x इज इक्वल टू -5 है। ठीक है, तो ये दोनों इस इक्वेशन की क्या है, इसकी रूट्स है या सॉल्यूशंस है, और इसको हम अगर एक सेट के फॉर्म में लिखते हैं, इससे एक सेट बना लेते हैं, यानी -2 और -5 से अगर एक सेट बना लेते हैं तो इस सेट को हम सॉल्यूशन सेट कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो एग्जाम्पल था वो ख़त्म हो गया, ये इसका आंसर है, हमने इसको सॉल्व किया। अब मैंने कहा था कि सॉल्यूशन या रूट एक इक्वेशन में इस्तेमाल होने वाली वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जिसके लिए वो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाता है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि आया -2 और -5 के लिए ऊपर वाली इक्वेशन सेटिस्फाइड हो सकता है या नहीं, यानी इसके दोनों साइड इक्वल आ सकते हैं या नहीं आ सकते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक वैल्यू को उस इक्वेशन में पुट करेंगे, यानी पुटिंग x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन x² प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसमें हम क्या करेंगे, x की जगह हम -2 पुट करेंगे, तो यहाँ पर इस तरह हो जाएगा -2 होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू -2 प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 4, -2 स्क्वायर माइनस माइनस इस तरह है, -2 मल्टीप्लाइड बाई -2, तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और 2 और 2 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 4 हो गया, यहाँ पर से -2 मल्टीप्लाइड बाई 7, तो इससे बन जाएगा -14, और यहाँ पर है +10 अपनी जगह। 4 और 10 को ऐड करेंगे तो इससे आ जाएगा 14, यानी +14 -14 इज इक्वल टू 0,
+14 -14 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से आएगा 0 = 0। तो देख लिया आपने कि x = -2 के लिए जो इक्वेशन था वो सेटिस्फाइड हो गया, यानी इसके दोनों साइड इक्वल आ गए। तो ये इस इक्वेशन का एक रूट है। इसी तरह अगर आप खुद -5 को इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो इससे भी ये दोनों साइड यानी ये साइड इस 0 का बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस इक्वेशन के रूट्स है या इसके सॉल्यूशंस है। अब हम इस कैटेगरी में बुक से एक एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ये है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट नंबर 1, x² + 5x + 4 = 0। ये KPK बोर्ड की मैथ्स बुक है। ठीक है, क्लास 10th। इसको हम सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन फैक्टराइजेशन के मेथड से। इसको हम सॉल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, x² + 5x + 4 = 0। इस 4 के हम फैक्टर बना लेते हैं। ठीक है, फैक्टर किस तरह, यानी 1 × 4 -1 × -4 इनसे किया जाएगा, इन सब से 4 आएगा। ठीक है, अब 2 × 2 से भी 4 आ सकता है, -2 × -2 से भी 4 आ सकता है। ठीक है, तो अब हमने फैक्टर्स बना लिए। इन फैक्टर्स के दरमियान हम ऐसे दो फैक्टर तलाश करेंगे कि इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते तो 4 आ जाते हैं, चूँकि 4 के फैक्टर है, और इनको हम ऐड करते हैं यानी इसका सम निकालते हैं, तो इसका जो एडिशन है वो 5 आ जाएगा। यानी एडिशन से 5 आ जाएगा और मल्टीप्लिकेशन से 4। तो इनमें से हम जब चेक करते हैं तो कौन से है वो, अगर हम 1 और 4 को ऐड करते हैं 1 + 4 = 5 आ जाते हैं। ठीक है, और 1 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे 4 आ जाता है। इसी तरह अगर हम -1 और -4 को ऐड करते हैं तो इससे -5 आ जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। और 2 और 2 को ऐड करके तो इससे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारे ऑप्शन में शामिल नहीं है। तो हमारे जो रिक्वायर्ड फैक्टर्स है वो 1 और 4 है, 1 और 4। तो यहाँ पर 5 और 4 की जगह हम इसको लिखेंगे, यानी 5 की जगह 1 और 4 का जो सम है वो लिखेंगे और 4 की जगह इनका प्रोडक्ट लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह हो जाएगा 1 + 4 × x और ये हो जाएगा 1 × 4 = 0। ठीक है, अच्छा अगर आप यहाँ पर ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको आप इन फैक्टर की फॉर्म में भी नहीं लिखते तो भी ठीक है। ठीक है, अब x² ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1x को हम सिर्फ x लिखते हैं, + 4x। ठीक है, + 1 × 4 = 0। अब यहाँ से हम x कॉमन लेंगे, यह x कॉमन है x, तो यह x रह जाएगा और यहाँ पर क्या रह जाएगा, यहाँ 1 और x है यानी 1x है, तो यहाँ से x निकल गया, कॉमन हो गया, तो यहाँ पर 1 रह जाएगा, प्लस यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 मौजूद है। ठीक है, 4 के अलावा यहाँ पर कोई और चीज़ कॉमन नहीं है, तो यहाँ से हम 4 कॉमन लेंगे, तो ये रह जाएगा x + 1 = 0। अब इस टर्म में और इस टर्म में, इन दोनों टर्म में x + 1 जो है ये कॉमन है। ठीक है, एक पॉइंट आप नोट करें कि यहाँ पर आपने ये कॉमन ले लिए ना, तो यहाँ पर जो x + 1 यानी ये टर्म, ये चीज़ जो है ये इधर, यहाँ पर एक बात नोट कीजिए कि यहाँ कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में जो अंदर चीज़ रह जाता है, अगर ये दोनों वैल्यू इन दोनों टर्म में सेम नहीं थे,
अगर ये बराबर या इक्वल नहीं थे तो फिर हमारे फैक्टराइजेशन में मसला होगा, ठीक है। फिर हम अपने फैक्टराइजेशन को चेक करेंगे। अब ये दोनों इक्वल है तो हमारा फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक है। अब इस टर्म से और इससे हम x+1 को कॉमन लेंगे, ठीक है। x+1 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर x रह जाएगा, प्लस यहाँ से x+1 निकल गया तो यहाँ पर 4 रह गया, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब अगेन वही बात है कि दो एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट 0 है तो या एक एक्सप्रेशन 0 का बराबर होगा या दूसरा। दिस इम्प्लाइज दैट x+1 इज इक्वल टू 0 एंड x+4 इज इक्वल टू 0। अब अगर x+1 0 के बराबर है तो x की वैल्यू है -1, एक वैल्यू r। अगर x+4 अगर 0 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू -4 हो जाएगी, ठीक है। तो हमने ये x+1 x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -4 ये दोनों इस इक्वेशन की क्या है, ये इनके रूट्स है, ठीक है। और आप इनकी वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है, यानी दोबारा इसमें पुट करके आप इसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन 2 है वो है x-3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए बस सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आता हूँ, बाकी आप खुद इसको ट्राई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन 3 भी फर्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन है, इसको भी आप इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर फार्मूला है तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, बाय यूजिंग फार्मूला। आप फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं a-b होल स्क्वायर। a-b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है, इस तरह फार्मूला है। तो यहाँ पर है x-3 होल स्क्वायर, यहाँ पर x-3 होल स्क्वायर है, a की जगह x है और b की जगह 3 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर -2 इंटू a की जगह क्या है, x है, और b की जगह क्या है, 3 है, प्लस b स्क्वायर मीन्स के 3 स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो जाएगा x स्क्वायर -2 3 जार 6 इंटू x प्लस 3 3 जार 9। तो ये हमारे पास और ये इस चीज़ से आ गया, ठीक है, x-3 एक्सपेंड हो गया इस इक्वेशन में, तो इस तरह हो जाएगा x स्क्वायर -6x प्लस 9 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस 4 को इधर लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर -6x प्लस 9 -4 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। और ये आखिर में x स्क्वायर -6x और प्लस 5 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये फर्स्ट कैटेगरी का एक इक्वेशन आपके पास बन गया और इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप खुद ट्राई कर लीजिए, ठीक है। यानी 5 के फैक्टर निकाले और इनमें से फिर वो 2 फैक्टर सेलेक्ट करें जिनकी एडिशन से -6 आ जाए और जिनकी मल्टीप्लिकेशन से 5 आ जाए, ठीक है। अब हम सेकंड कैटेगरी से रिलेटेड जो इक्वेशंस है, यानी जो सेकंड कैटेगरी में आते हैं, हमारा मतलब है कि यहाँ जनरलाइज फॉर्म में हम लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो सेकंड कैटेगरी वाली इक्वेशन मैंने इन इक्वेशन को कहते जिसमें यहाँ पर जो a है ये 1 का बराबर न हो,
ए नॉट इक्वल टू 1, यानी 1 के अलावा कोई और नंबर हो, 2 3 -2 -3 या कोई और नंबर हो। ठीक है, तो इस तरह की इक्वेशंस हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसमें से हम एक प्रॉपर एग्जांपल ले लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए इसमें। और फर्स्ट कैटेगरी जो मैंने उसको कहा था, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बस मामूली सा। इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ये जो ए है, इस ए को हम इस कांस्टेंट टर्म सी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इसका प्रोडक्ट हम ए सी लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये जो सी है, इस सी की जगह हम क्या करते हैं, हम अपने जहन में इस ए सी प्रोडक्ट को रखते हैं, ए सी प्रोडक्ट को, और इस ए सी प्रोडक्ट के हम क्या करते हैं, इससे जो नया नंबर बन जाता है उसी नंबर के हम फैक्टर्स बना लेते हैं और फिर इन्हीं फैक्टर्स में से देखते हैं कि इनमें से कौन से फैक्टर्स के एडिशन से ये बी आ जाता है। ठीक है, तो फिर हम इस नए नंबर को जो कि ए और सी के प्रोडक्ट से बना है, इसको हम फैक्टराइज करते हैं और इनके फैक्टर बी की जगह लिखते हैं। ठीक है, और इस तरह हम आसानी से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में भी हम ऐसा ही कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर चूंकि ए 1 थी, ठीक है, 1 के बराबर थी, लिहाजा 1 को अगर हम सी से मल्टीप्लाई करते तो वही सी दोबारा आ जाती, यानी कांस्टेंट जो था, यानी यहाँ पर हमने पहले एग्जांपल में 10 था हमारे पास, तो 1 × 10 = 10। सो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ठीक है, अब अगर हमारे पास यहाँ पर ए की जगह कोई और नंबर है और हम इसको एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इस कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है, तो अब हम वो नई वैल्यू इस कांस्टेंट की जगह कंसिडर करेंगे और इसकी फैक्टर ढूंढकर इसमें से ऐसे फैक्टर निकालते हैं कि जिनकी प्रोडक्ट से ये ऐसी आ जाती है और इनकी सम से ये भी आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये एग्जांपल है 3x² + 8x + 15 = 0। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a की जगह जो वैल्यू आ गई है वो है 3, विच इज़ नॉट इक्वल टू 1, ये 1 की बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा कैटेगरी है, ये सेकंड कैटेगरी में मैंने डाले थे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये एग्जांपल है 3x² + 8x + 5 = 0। इस एग्जांपल को आप देख लेंगे तो यहाँ पर a की जगह जो वैल्यू आ गई है, क्वाड्रेटिक टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो 1 नहीं है, 1 के अलावा कोई और नंबर यानी 3 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ये जो क्वाड्रेटिक टर्म का कोएफिशिएंट है इसको और ये जो कांस्टेंट टर्म है यानी 5 को, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मैंने पहले भी कहा था कि ए और सी को हम मल्टीप्लाई करते हैं और इसका जो प्रोडक्ट निकलता है वो ए सी होता है। तो इस तरह ये 3 और 5 का जो प्रोडक्ट है वो 3 × 5 हो गया, तो इससे किया जाता है, इससे 15 आ जाता है। ठीक है, 15, ये 15 बन गया। अब हम क्या करेंगे कि इस ए सी प्रोडक्ट के फैक्टर्स बनाएंगे, यानी इस 15 के फैक्टर्स हम बनाते हैं। ठीक है, तो 15 के फैक्टर्स क्या है, 1 × 15 है। ठीक है, अब हम यहाँ पर इस 5 को अपनी ही जगह लिखेंगे, इसकी जगह 15 नहीं लिखेंगे, ये 5 अपनी जगह मौजूद होगा, लेकिन हम यहाँ पर 5 की जगह 15 कंसिडर करेंगे, जहन में हम इसके लिए कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, लेकिन लिखेंगे यहाँ पर 5 हो। ठीक है, अब 1 × 15 से आ जाते हैं 15, इस तरह b 15 आ जाता है। ठीक है, यानी 3 5 = 15, 1 15 इज 15। ठीक है, अब इनमें से हम ऐसे दो फैक्टर तलाश करेंगे, यानी इस 115 में से और 3 5 में से, कि जिनकी सम से यहाँ पर
बी आ जाए, ये बी, यानी बी की जगह यहाँ पर क्या है 8 है। तो इनमें से ऐसे दो फैक्टर निकालेंगे जिनके सम से एडिशन से 8 आ जाए। तो इनमें से 1 + 15 को अगर हम देखते हैं तो ये 16 बन जाता है। और हम अगर 3 + 5 को देखते हैं, 3 + 5 = ये 15 हो जाता है। ठीक है, तो हमारे जो रिक्वायर्ड फैक्टर्स है वो क्या है, वो 3 और 5 है। तो हम यहाँ पर इस 8 की जगह क्या लिखेंगे, 3 और 5 लिखेंगे। ठीक है, तो ये 5 हो, तो इस तरह हो जाएगा 3x² + 3 + 5 × x और प्लस यहाँ पर 5 खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, इसकी जगह हम 15 नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या है, इसको एक्सपेंड करते हैं तो 3x² + 3x + 5x + 5 = 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट, इससे हम 3 और x दोनों यहाँ पर क्या है, ये कॉमन है, तो इसको हम कॉमन लेते हैं। तो ये 3x हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पर एक x रह गया और यहाँ पर सब के सब 3x हमने कॉमन ले लिए, तो कुछ भी नहीं रह गया, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक 1 रह गया। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास 5 कॉमन है, इन दोनों टर्म में 5 क्या है, ये कॉमन है, तो हम +5 को बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर x प्लस यहाँ से 1 × 5 है, तो 5 निकल गया, 1 रह गया, = 0। सो इस टर्म में और इसमें x + 1 क्या है, वो कॉमन है। अब ये दोनों फिर से इक्वल या सेम आ गए तो हमारा कैलकुलेशन ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो x + 1 कॉमन, तो यहाँ पर 3x रह जाएगा और यहाँ पर +5 रह जाएगा, = 0। अब दो एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट अगेन 0 आ गया, तो या तो एक 0 है या दूसरा। ठीक है, सो आइदर x + 1 = 0 और 3x + 5 = 0. So if x + 1 = 0, then x = -1 or 3x + 5 = 0, so 3x = -5। इस -5 को हम दूसरी साइड शिफ्ट करके -5 बन जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या मालूम करते हैं, किस चीज़ की वैल्यू फाइंड करती है, x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें x के साथ जो चीज़ ऐड है, जो इससे सब्ट्रैक्ट है या जो इसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड है, उन सब को ख़त्म करना होगा। तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई है, तो 3 को हम डिवीजन से ख़त्म करते हैं। ठीक है, यानी बोथ साइड हम 3 को डिवाइड करते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर x = -5/3 r -5/3। ठीक है, तो इस तरह हो जाएगा। सो x की एक वैल्यू हमारे पास आ गई, x = -1 और x की दूसरी वैल्यू हमारे पास आ गई, x = -5 और 3। ठीक है, तो ये दोनों इस इक्वेशन के क्या है, ये इसके रूट्स है। इसका हम एक सेट बना लेते हैं, सॉल्यूशन सेट। इसमें -1 और -5/3 ये इसका क्या है, इसका सॉल्यूशन सेट है और इसका आंसर हो गया। आप इनको एक एक करके इसमें वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें पुट करें तो ये साइड जो है ये 0 का बराबर हो जाएगा, तो ये वेरीफाई हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों वेरीफाई हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों इसके रूट्स है। अब हम बुक से एक एग्जाम्पल इस तरह करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो ये है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4, 6x² - 13x + 5। तो इसको हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन 6x² - 13x + 5 = 0। तो ये हम क्या करेंगे कि इस 6 को और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 5 = 30, 6 5 =
30 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि 30 के ऐसे फैक्टर्स तलाश करेंगे कि जिससे -13 आ जाए। ठीक है, -13। तो 30 के ऐसे दो कौन से फैक्टर्स है कि जिनसे -13 आ जाता है। तो हम करेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाई 30 इज इक्वल टू 30, 2 मल्टीप्लाइड बाई 15 इज इक्वल टू 30। इस तरह 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 30। फिर माइनस की तरफ चलते हैं, या 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू 30, -1 मल्टीप्लाइड बाई 30 -30 इज इक्वल टू 30। इस तरह -2 मल्टीप्लाइड बाई -15 इज इक्वल टू 30, -3 मल्टीप्लाइड बाई -10 इज इक्वल टू 30। और अब इन फैक्टर्स के दरमियान हम ऐसे दो फैक्टर तलाश करते हैं कि जिनकी एडिशन से किया जाए -13 आ जाए। यानी अगर आपको अपना जो टारगेट है वो पॉजिटिव फैक्टर में नहीं मिल सके तो फिर आपने किस तरफ जाना है, नेगेटिव फैक्टर्स की तरफ जाना है। ठीक है, मैंने इस तरह -1 और -30 इस तरफ आपने जाना होगा। तो अगर हम इस सब फैक्टर को चेक करते हैं तो हमारे पास जो टारगेटेड फैक्टर्स है या रिक्वायर्ड फैक्टर्स है वो कौन से है, वो -3 और -10 है। इन दोनों को हम अगर ऐड करते हैं, -3 -10 -3 इज इक्वल टू, इससे आ जाएगा -13। ठीक है, तो हमारी रिक्वायर्ड फैक्टर है -10 और -13। तो हम क्या करेंगे, इस -13 की जगह हम इन दोनों फैक्टर्स को पुट करते हैं। तो ये इस तरह हो जाएगा 6x² -3 -13, ये प्लस -3 और -10 हो जाएगा, और यहाँ पर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस x को हम एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे। 6x² -3x माइनस प्लस माइनस और 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू -3x -10x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इनमें से कॉमन निकालेंगे। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 3 जो है वो कॉमन है और x भी कॉमन है। तो हम निकालते हैं 3x निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रह जाएगा 2x, 3 2 6, तो 3 निकल गया और 2 रह गया, और एक x भी बाकी रह गया। और यहाँ से -3 एंटायरली कॉमन हो गया, तो यहाँ पर -1 रह गया। ठीक है, यहाँ पर -1 रह गया। और यहाँ से हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम ये 10 है और ये 5 है, इन दोनों में 5 कॉमन है, तो यहाँ से हम -5 को निकालेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 रह जाएगा और x रह जाएगा, और यहाँ पर क्या रह जाएगा, -1 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। और इस फैक्टर में और इसमें क्या कॉमन है, 2x -1 कॉमन है, तो इसको बाहर निकालते हैं। 2x -1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 3x रह गया, यहाँ पर -5 रह गया और इज इक्वल टू 0। दोनों की प्रोडक्ट 0 है, तो या x 0 है या 2x -1 जो है ये 0 है, और या 3x और -5 जो है ये 0 है। ठीक है, अब अगर ये 2x -1 0 है, तो 2x बराबर हो जाएंगे 1 के, और x हो जाएगा 1/2 का। ठीक है, ये 2 जो है बोथ साइड डिवाइड किया, और यहाँ पर 3x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 5/3 हो जाएगा। ठीक है, और इसका सोल्यूशन सेट बनाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोल्यूशन सेट में एक आ जाएगा 1/2 और दूसरा आ जाएगा 5/3। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह हम इन इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।